जय हिंद दोस्तों, पहले वीडियो देखिए, बाद में मिलते हैं। टीम इंडिया जिस तरह खेली, टीम इंडिया आप सबने देखा 46 पे ये टीम ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद फिर इस टीम ने बड़ी मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन उस मेहनत पे के राहुल ने बड़ी हद तक पानी फेरा। और मतलब के राहुल पे मुझे भी बड़ा वट चढ़ा हो यार, तकरीबन हर क्रिकेट फैन को वट चढ़ा होगा। मतलब जिसने सरफराज खान की 2 दिन की मेहनत पे पानी फेरा, ऋषभ पंत के आज पूरे दिन की मेहनत पे पानी फेरा, जो है वो के राहुल। अगर मैं बात करूं, जिस तरह टीम इंडिया आपको पता है 46 पे ऑल आउट हुई, न्यूजीलैंड ने 402 मारे, 356 की लीड मिली। वैसे ही बंदा काम पे जाता है यार, 356 की लीड उतरेगी या नहीं उतरेगी। फिर आपने 356 की लीड भी उतारी, ऊपर से भी आपने 107 का टारगेट तो दे दिया, लेकिन आप इस टारगेट को ज्यादा कर सकते थे। मतलब एक टाइम पे इंडिया के जो है वो 408 पे सिर्फ 3 आउट थे, और आपके 462 पे आपके 10 आउट हो गए हैं। आपने जो है वो तकरीबन 50 रन में 50 रन में 50-52 रन में आपने अपनी 7 विकेटें जो है वो गिराई हैं। अब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहले टेस्ट मैच का चौथे दिन का खेल खत्म हो गया भाई, और बैड लाइट्स के चलते खेल जो है थोड़ा सा जल्दी जो है खत्म कर दिया गया है। और ऐसा लगता है कि वेदर भी जो है वो इंडिया का साथ नहीं दे रहा है। पहले जो है वो अच्छी खासी ऋषभ पंत और सरफराज खान बैटिंग कर रहे थे, बीच में जो बारिश आ गई और 24 आवर्स वेस्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद जब दोबारा से इंडिया की टीम बैटिंग करने आई तो 408 पे जो है वो इंडिया के 4 खिलाड़ी आउट थे, और 462 पे पूरी की पूरी टीम ऑल आउट होके चली गई। यानी कि आप अंदाजा लगा लें, 408 पे 4 खिलाड़ी आउट और 462 पे पूरी की पूरी टीम जो है वो आउट होके इंडिया की चली गई। लेकिन जो बैटिंग किया ना आज ऋषभ पंत और सरफराज खान ने, बहुत कमाल की बैटिंग की है। ऋषभ पंत अनलकी है भाई, ये बंदा 7वीं बार ये बंदा 90s में आउट हुआ है। 7वीं बार ऋषभ पंत जो है 90s में आउट हो गए। बेंगलुरु में चौथा दिन टेस्ट मैच का, और कल आपको पता है डे का लास्ट बॉल था। विराट कोहली उनका सेट बैट्समैन 70 पे कॉर्ड भी एंड हो गया, और खेल भी बड़ा ज़बरदस्त रहा था। बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप सरफराज की और विराट कोहली की चल रही थी। लेकिन आज वो आके जिम्मेदारी पंत ने ली है, और आपको पता है कि ऐसे मौके पे आके वो अपनी गेम खेलता है, पॉजिटिव रहता है, रन्स करता है, स्कोर बोर्ड चलता रहता है, तो वो कितना फ़ायदा होता है इंडियन टीम को। और नज़र आता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडियन टीम का, और इतना इजी नहीं होता कि मैं वो बात रिपीट इसलिए करता हूँ कि किसी भी एथलीट के लिए इतनी सीरियस इंजरी के बाद आके ऐसे परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल होता है। ये पंत ही था जो कर गया, और कोई होता तो शायद वो क्रिकेट में दोबारा ना आता। उसकी मेहनत, उसका जो पैशन है, लगन है, वो आज चीज़ नज़र आ रही है। 99 रन्स पे फिर आउट हो गया, अनलकी रहा, इनसाइड एज हुआ है और बोल्ड हो गया, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त और मैच को लेके चला है। सरफराज के साथ पार्टनरशिप लगी ऑलमोस्ट कोई 170 रन्स की, और सरफराज ने 150 की। टेस्ट क्रिकेट का एक और कमाल किस्म का, जबरदस्त किस्म का, शानदार किस्म का दिन भाई। आप स्टार्ट से देखो तो जिस तरह की एक युवा खिलाड़ी ने, एक डोमेस्टिक के मेहनती डिजर्विंग खिलाड़ी को जब चांस मिलता है ना, तो भाई वो हाई लेवल पे छोड़ता नहीं है उस चांस को। जिस तरह की बारी सरफराज ने खेली, जिस तरह के स्ट्रोक्स उसने मारे, जिस तरह की डोमिनेशन के साथ उसने बारी खेली, भाई न्यूजीलैंड को क्लूलेस करके रख दिया था। और अपना पहला 100 और उस पहले 100 को ही जिस तरह से 150 में कन्वर्ट किया, तो भाई मजा आ गया। बेंगलुरु टेस्ट में भारत शायद पहले रोज से ही नहीं था, मगर दूसरी इनिंग के अंदर 2-4 लम्हे ऐसे आए जहां पर लगा कि ये मैच में वापसी हो सकती है। खासकर 408 के ऊपर 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं। अब सोचिए कि एक बार कहानी बदली नजर आ रही है कि शायद 200 से प्लस कहीं पर टारगेट दें तो एक के इंटरेस्टिंग मैच बन सकता था। मगर सरफराज खान और ऋषभ पंत के आउट होने के बाद कहानी एकदम बदल के रह गई। सिर्फ 54 रन के ऊपर 7 खिलाड़ी आउट हुए भारत के, और उसके बाद कहानी कहीं पर भारत के हक में नहीं रही। इसमें तारीफ करनी पड़ेगी ऋषभ पंत की और सरफराज खान की, खासकर सरफराज खान की, जैसे कमाल उन्होंने बल्लेबाजी की है। ऋषभ पंत 7वीं दफ़ा अपने सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर पाए हैं, अगरचे टेस्ट के अंदर उनकी 6 सेंचुरी ज़रूर है, मगर 7 बार ऐसा हुआ है कि वो नर्वस 90s के शिकार हुए हैं। आई डोंट थिंक सो कि नर्वस 90s किसी तरह से उनको कहा जाए, क्योंकि जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, खासकर उससे पहले जब वो छक्का लगाया था उन्होंने ज़बरदस्त, शायद 107 मीटर का लगाया था, वो कहीं पे भी नर्वस नज़र नहीं आई। मगर आप कह सकते हैं कि 7 मरतबा ऐसा हुआ है कि 90 प्लस के स्कोर के ऊपर वो आउट हो गए हैं।
आज जब इंडिया आया था ना बैटिंग करने, इंडिया पे प्रेशर था, कंडीशन पहले दिन जैसी थी, बादल आसमान पे थे, बारिश होने वाली थी, बारिश हुई भी। हुआ क्या, इंडिया का ऋषभ पंत आया, उसने अटैकिंग क्रिकेट खेली सरफराज खान के साथ, जिसको कहते हैं मिलकर उसने शानदार बल्लेबाजी की, रुके नहीं दोनों, प्रेशर में थे, हालांकि कोहली आउट हुआ था। उसके बाद प्रेशर उन्होंने न्यूजीलैंड पे डाला, बारिश होगी, फिर इंडिया में प्रेशर था कि बारिश के बाद दोबारा से वो वाला हाल ना हो जाए, लेकिन उसके बाद तो इनका बल्ला रुका ही नहीं ना। ऋषभ पंत ने मार मार के भरता बना के रख दिया, फिर एट द एंड सरफराज खान आउट भी हो गया 150 करने के बाद। शानदार, मैं समझता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट नॉक इसने अपने करियर की खेली है, पहली सी करियर की सेंचुरी थी और इसने आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है। तारीफ इस प्लेयर की बनती है क्योंकि ये लड़का यंग था, इसको मैच में चांस मिला, इसको तो ये कंफर्म नहीं था कि खेलेगा कि नहीं। शुभमन गिल बाहर हुआ नेक में पेन की वजह से, तो इसको टीम में लाया गया, तो इसने प्रूफ करके दिखा दिया, अब इसको निकाला नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ा प्लेयर है, जितना इजी होकर खेलता है, वो भी दुखी था, 200 मार सकता था। भारत ने देखे टॉस जीत के जो पहले बारी का डिसीजन था वो उनको ज्यादा कोई सूट किया नहीं है, वो उनके अगेंस्ट गया, क्योंकि पिच में भारत को शायद खुद भी आइडिया नहीं था कि पिच इस तरह का बिहेव करेगा। पहली बारी के अंदर बहुत ज्यादा अनइवन बाउंस नजर आया, सीम मूवमेंट बहुत ज्यादा नजर आई, और जैसे ही वो पहला दिन गुजरा भारत आउट हुआ और वो नया बॉल गुजारने में कामयाब हुए न्यूजीलैंड के प्लेयर्स। उसके बाद आप देखें कि बड़ी जबरदस्त कंडीशन हो गई बैटिंग के लिए और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने उसका पूरा फायदा उठाया, एक कामनेस थी और जो है ना एक अच्छा टोटल बोर्ड पे लगाया की। और सरफराज ने 150 किया। सरफराज तो खैर अमेजिंग प्लेयर है, मैच्योरिटी लेवल, कंट्रोल बड़ा ज़बरदस्त है उसको हर शॉट पे अपना, जैसे स्पेशली आप देखते होंगे कि थर्ड मैन खेलना शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को इतना इजी नहीं होता, और फ्लेक्सिबिलिटी सबको नज़र आ गई इस जिस्म के साथ, ऐसी फिटनेस के साथ अमेजिंग नज़र आता है कि स्किल के आगे कुछ नहीं है। और परफॉर्मेंस दिखाना, जब आपका होमवर्क अच्छा हो, स्किल अच्छी हो, तो आप सारी चीज़ें इजी कर लेते हैं, और सरफराज ने वो बैटिंग में करके दिखाया। एक छोटी सी और चीज़ है कि मिडल ऑर्डर बैट्समैन कोई भी हो ना, तो सरफराज के लिए ये है कि वो दूसरा नया बॉल उसने फेस करना ही करना, क्योंकि आगे उसने अपनी जगह पक्की की है। रन्स कर 150 रन्स करके दिए उस टाइम पे, जहां पूरी टीम ने 46 रन्स पे आउट हुई हो और 350 रन्स की लीड लगी हो। इतना इजी नहीं होता, लेकिन इंडियन टीम ने जितनी बैटिंग की है, अनबिलीवेबल बैटिंग की है। और दूसरी इनिंग में 462 रन्स बनाना इतना इजी नहीं होता। किसी भी टीम को पहली इनिंग में इतनी लंबी लीड मिली हो तो वो तो वैसे मेंटली थक जाती है और उसी रन्स के अंदर अंदर आउट हो जाती है, बल्कि लंबे मार्जिन से ये टेस्ट मैच खत्म हो जाता है, आउट कर लेते हैं। लेकिन इंडियन टीम ने गिव अप नहीं किया, फाइट की है और जबरदस्त फाइट की है। एक मोमेंटम बना के दिया विराट कोहली और सरफराज की पार्टनरशिप ने। जो करेक्टर प्ले किया, जो एक टेम्पो सेट हुआ था कल सरफराज और विराट कोहली की तरफ से, और विराट कोहली आगे, और उसके बाद आके जो पंत और सरफराज ने करेक्टर शो किए, ये दोनों अपने आप में स्टोरी है बार भाई। एक बंदा कहां से सरवाइव करके आया और एक बंदा डोमेस्टिक में कुट के अपनी सलाहियतों का वो जो है ना कहते हैं अंगारे को जो है ना सोना बनाया हुआ है। देखिए, मैं हैरान हो गया हूँ, यकीन करें मैंने जिंदगी में ऐसी क्रिकेट नहीं देखी जो मुझे देखने को मिली है, और मैं हैरान हो गया हूँ, शॉक कि एक टीम 4-6 से 4-6-2 तक कैसे पहुंच गई। यानी 46 से मतलब 7 आप 2 और लगाएं तो 4-6-2 बन जाता है, लेकिन इस दरमियान में बहुत बड़ा फासला है, बहुत बड़ा गैप है। 46 पे ऑल आउट होना और फिर 4-6-2 पे ऑल आउट होना, बहुत बड़ा फर्क है, और ये एक रियल कैरेक्टर शो करता है। ऋषभ पंत के बारे में मैं क्या बोलूं यार, ये तो बंदा बना ही, जिसको कहते हैं ना, ये टेस्ट क्रिकेट में उसने चेंज करके रख दिया है। बेसबॉल कुछ नहीं है। आप इंडिया का रन रेट तो देखो जरा, इंडिया का करंट रन रेट देखो, आपको पता चल जाएगा बेसबॉल क्या चीज है। बेसबॉल कुछ चीज नहीं है। इस ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट को चेंज करके रख दिया जनाब। ऋषभ पंत ने क्रिकेट को चेंज कर दिया। इसने 107 मीटर का छक्का मारा है, स्टेडियम पार कर दिया था बॉल इसने टीम साउथी को, जिसने उससे पहले सरफराज खान को आउट किया। इसने क्या पिक किया, फास्ट बॉलर को टांग पे बैठ के इसने, जिसको कहते हैं ना डीप मिड विकेट का छक्का मारा, होश उड़ा के रख दिए इसने। के इवन के
कमेंटेटर क्राउड के तो रंग उड़े ही उड़े। जो न्यूजीलैंड के फील्डर्स है ना, यू देख रहे हैं, शौक होके रहे। इस साल भी उसकी रेस में है और अभी तक नंबर 1 पे मौजूद है। सिर्फ मसला ये है कि अपनी लेगेसी के लिए खेलते हैं, लोग इनसे इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ये इस तरह का जो है ना खेल प्रोड्यूस करेंगे। लोगों की आदतें इस तरह की करती हैं भारत ने कि वो भारत को हमेशा उड़ता और चमकता देखना चाहते हैं हर फील्ड के अंदर, हर शोबे के अंदर, चाहे वो बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि दूसरी टीमें भी खेलने आती हैं। फिर टॉस बहुत मेन फैक्टर था, टॉस जीत के जो बारी ली वहां से सारी चीजें खराब हुई। लेकिन वंस अगेन एक आधा दिन किसी भी टीम के लिए बुरा चला जाता है। लेकिन यहाँ मसले वाली बात यह है कि भारत ने अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में लाइव रहना है तो ये होम मैचेस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली सीरीज उनकी ऑस्ट्रेलिया की है जो कि बिल्कुल आसान नहीं होगी। हमें पता है व्हाट ऑस्ट्रेलिया हैज टू ऑफर, वो एशियन टीम को किस तरह किस प्लानिंग के साथ ट्रैप करते हैं। वहां पे आपको शॉर्ट बॉल्स मिलेंगे, बाउंस मिलेगा, वहां पे आपको सीम मिलेगा। इस तरह की कंडीशन मिलेंगी नहीं जो आपको होम में मिलती हैं। कि केएल राहुल ने वो ना रोका होता आखिरी बॉल जो थी ओवर की, जिसमें ऋषभ पंत ने 1 रन तो निकाला 98 से 99 के, लेकिन 1 रन और निकल सकता था। थोड़ा सा रिस्क लेने की बात थी, शायद आउट भी हो जाते, लेकिन वहां पर केएल राहुल ने उनको रोक लिया। शायद वो ले लेते तो सेंचुरी उनकी मुकम्मल हो जाती, ठीक है। लेकिन अगले ही ओवर के पहले बॉल पे ऋषभ पंत जो बोल्ड हो गए, और वो बड़ा ही जो हार्ट ब्रेकिंग जो मोमेंट था मेरे लिए भी और बाकी क्रिकेट फैंस के लिए भी। और एक बंदा जो आप देखें कि जो 7 बार उसकी जो वो 6 सेंचुरियां हो चुकी हैं टेस्ट में, और 7 बार वो 90s में आउट हो चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो ये 7 बार 90s में आउट ना होता, उसकी 13 सेंचुरियां होती। और वो सेंचुरियों कोई ऐसी वैसी नहीं है ठुक ठुक करके, वो बंदा आता है भाई और रना बॉल बेस बॉल खेल के वो रन्स बनाता है। और आज भी उसने वही किया, क्या नहीं किया इस इनिंग्स में उस बंदे ने, लेकिन उसके बावजूद उसकी सेंचुरी नहीं हो पाई। 107 मीटर का छक्का भी उसने लगा लिया, जिसमें पूरे जहां पर वो जो फील्डर्स थे, जो बॉलर्स थे, उनका मुंह खुला का खुला रह गया, यार इतना बड़ा छक्का। लेकिन उसके बाद बदकिस्मती ये कि ऋषभ पंत जो है 99 पे आउट हो। आप कह सकते हैं कि वो अपनी इंडिविजुअल गेम नहीं करते हैं, टीम के लिए खेलते हैं। जो पैटर्न उन्होंने शुरू में लेकर रखा होता है उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो 90s पे खड़े हैं, उनको अपना सेंचुरी मुकम्मल करना है। जो स्टाइल है उस स्टाइल के साथ लेके चला जाता है, इसलिए ऋषभ पंत के ऊपर बहुत बात की जाती है। यही बात है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स भी उनको बहुत वेटेज देते हैं। जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज के ऊपर बातचीत होती है, इसलिए ऑस्ट्रेलियाई जो खासकर फास्ट बॉलर है वो ऋषभ पंत को बहुत मानते हैं कि वो एक अच्छे और मंजे हुए बल्लेबाज हैं भारत के। मगर जहाँ पर अब उनके आउट होने के बाद, सरफराज के जाने के बाद कोई और बल्लेबाज टिक नहीं पाया और सिर्फ 54 रन के ऊपर 7 बल्लेबाज आउट हुए भारत के। और उसके बाद कहानी मुझे लगता है कि भारत के हाथ से बिल्कुल निकल चुकी है, क्योंकि 107 रन चाहिए, बैड लाइट की वजह से मजीद मैच नहीं हो पाया और शायद 2-4 ओवर होते हुए कभी विकेट मिलती। बट आई डोंट थिंक सो कि अब भारत के हाथ में कुछ खास रहा है, क्योंकि जिस तरह की पिच अभी तक भी बिहेव कर रही है, जितनी खुले में बैटिंग हो रही थी, अगरचे आखिरी 54 रन के ऊपर 7 विकेट जरूर गिरी है, मगर ओवरऑल बैटिंग ठीक तरह से हुई उस पिच के अंदर। और आप देखें कि न्यूजीलैंड बॉलर्स की ठीक ठाक किस्म की पटाई भी की, खासकर सरफराज ने और ऋषभ पंत। केएल राहुल पे मेरा तो केएल राहुल को मैं हमेशा हाईली रेट करता रहा हूं और मैंने किया भी है। देखिए केएल राहुल इंडियन टीम में खेल रहा है, एवरेज उसकी कितनी है 34 की, मैचेस कितने हो गया कोई 50। आप खुद बताओ, मुझे जस्टिफाई करती है ये चीजें? मुझे एक मिनट मुझे बताओ, 34 की एवरेज, 34 की एवरेज इंडियन टीम में, और भाई जगह ही नहीं बनती। इंडिया तो हमेशा बैटिंग की वजह से जाना जाता था, इंडियन क्रिकेट तो हमेशा बैटिंग की वजह से जानी जाती है। ये 34-35 की एवरेज इंडिया में बेटा नहीं चलती। इंडिया में तो हमेशा बैट्समैनों की एवरेज 50, 45, 50, 55 इस तरह की एवरेजेस रही हैं। हाँ, इंग्लैंड में चले जाओ आप, 34 की 30, 40 के अंडर आप एवरेज से काम चला लोगे। ऑस्ट्रेलिया वाले भी खिला लेते हैं, साउथ अफ्रीका वाले भी खिला लेते हैं, पाकिस्तान वाले तो सर पे चिढ़ा लेते हैं 30 वाले को, क्योंकि हमारे तो 30 एवरेज को अच्छा समझ रहा था। इंडिया जो बैटिंग की वजह से जाना जाता है, जिसने क्रिकेट के ग्रेटेस्ट प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़, MS धोनी, और भाई 34 की एवरेज है केएल राहुल की, किस तरह जगह बनती है उसकी? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
अगर कोई आपके पास सुझाव है तो नीचे कमेंट करिए।